हेलो बच्चों, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर हम पढ़ते हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 11 बल तथा दाब, फोर्स एंड प्रेशर, पार्ट 1। बल तथा दाब, इसको पढ़ने के लिए हम आपसे पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके आपको आंसर बताएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि बल क्या है और दाब क्या है। पिछली कक्षा में आप वस्तुएं गति कैसे करती हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं। हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है। चलिए सोचिए। यस, दोनों वस्तुओं की चाल से। जब दो वस्तुएं चल रही हों तो जो वस्तु तेजी से चल रही है उसको हम कहेंगे कि ये वस्तु तेज गति कर रही है। अब अगला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है। इसका उत्तर होगा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है, कभी वो अपनी गति की दिशा बदल सकती है। यह भी संभव है गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल दे। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो सकती है अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल सकती है? आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें। आप किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेज से चलाने के लिए क्या करते हैं? हाँ, उत्तर क्या होगा? किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए गेंद को और अधिक बल से धकेलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं? तो इसका उत्तर ये होगा कि फुटबॉल को आगे गतिशील करने के लिए किक मारते हैं, फुटबॉल पर मारते हैं। किक मारने से फुटबॉल पर बल लगता है और फुटबॉल आगे की तरफ जाती है। अगला प्रश्न है, एक गोली यानी गोल रक्षक गेंद को किस प्रकार रोकता है? तो इसका उत्तर होगा, गोल रक्षक गेंद पर बल लगाकर गेंद को गोल में आने से रोकता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। क्रिकेट का मजा आप सभी बच्चों ने लिया होगा। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं? उसका उत्तर होगा, क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को बल लगाकर रोकने का प्रयास करते हैं। हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है, जिसके कारण गेंद की स्थिति बदल जाती है। अब बल क्या है? बल कार्य करने के लिए धक्का या खिंचाव लगाया जाता है, उसे बल कहते हैं। जब ये बल लगाया जाता है तथा जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है? जिन वस्तुओं पर बल लगाया जाता है उससे वस्तु गतिशील हो सकती है, अपनी ओर खिंच सकती है, गतिशील वस्तु रुक सकती है, उछल सकती है, अपनी दिशा में परिवर्तन कर सकती है आदि। और ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर अब हम इस पाठ में खोजेंगे। बल, अपकर्षण या अभिकर्षण, फोर्स, पुल एंड पुश। उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? आइए अब हम इसको ज्ञात करते हैं। अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। सारणी में गति की सुपरिचित स्थितियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप इनमें से कुछ ऐसी ही और अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हो अथवा इन उदाहरणों में से कुछ को बदल सकते हो। प्रत्येक दिशा में कार्य को धक्का देना अथवा या खींचने के रूप में पहचानिए। देखते हैं सारणी को। सारणी कुछ कार्यों को अपकर्षण या अभिकर्षण के रूप में पहचानना। क्रम संख्या, स्थिति का वर्णन, कार्य,
जो कार्य आपके होंगे धक्का देना, चयन करना, खींचना, ठोकर मारना, उठाना, झुकाना, उड़ाना, फेंकना, बंद करना, प्रहार करना यानी कि किसी चीज़ को पीटना, ऊपर उठाना, कार्य को व्यक्त कर सकते हैं अपकर्षण के रूप में और अभिकर्षण यानी पुल एंड पुश के रूप में। पहला है कार्य, मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। तो कैसे हम कर सकते हैं इसको? मेज पे रखी हुई पुस्तक को धक्का दे सकते हैं, खींचना, खींच के उठा सकते हैं और उठाना। ठीक है, तो अपकर्षण और अभिकर्षण इसमें दोनों में हो रहा है। दूसरा है कार्य, दरवाजे को खोलना या बंद करना। जब हम किसी दरवाजे को खोलते हैं या तो वो धक्का देते हैं या खींचते हैं, तो यहाँ पे अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों हो रहा है। इसके बाद तीसरा है, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना। तो कुएं में जब हम बाल्टी को डालते हैं तो उसको खींचते हैं, तो उठाना भी हो सकता है बाल्टी को, और झुककर हम देखते हैं बाल्टी को तो झुकाना भी हो सकता है, बाल्टी को भी झुकाना हो सकता है और हमारे शरीर को झुकाना भी हो सकता है। यानी ये कार्य हो गया आपका। और यहाँ पे भी क्या लग रहा है, अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों कार्य को व्यक्त कर सकते हैं। चौथा कार्य है, फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना। यहाँ पे फुटबॉल का खिलाड़ी क्या कर रहा है, बॉल को उठा रहा है, फिर उसको धीरे से ठोकर भी मार सकता है और फिर प्रहार कर रहा है। तो यानी कि यहाँ भी पुल एंड पुश दोनों कार्य हो रहे हैं। अब आप इन चारों कार्यों के माध्यम से समझ सकते हैं कि हर कार्य को करने के लिए हमें पुल और पुश करना पड़ता है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी अभिकर्षण या खिंचाव अपकर्षण को बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण तथा अपकर्षण अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में जाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना पड़ता है? तो इसका उत्तर यही होगा कि हाँ, प्रत्येक कार्य को धक्का देना या खींचने के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए धक्का देना या खींचना और कभी कभी दोनों ही आवश्यक हैं। बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार गति में आ जाएगी, कार अपने आप चलने लगेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब मान लीजिए कि अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। अर्थात वह इस पर क्या लगा रहा है, बल लगाता है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर सकती है। अब ये कार तब तक चलती रहेगी जब तक कि कोई व्यक्ति इसको धक्का लगाता रहे या फिर ये खुद स्टार्ट की जाए, तभी ये कार चल पाएगी। यानी यहाँ पर बल लगाना पड़ रहा है। अब इन चित्रों को भी देखिए, यहाँ भी अन्योन्य क्रिया हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे ये अन्योन्य क्रिया होती क्या है? वह क्रिया जो दो वस्तुओं द्वारा एक साथ संपन्न होती हैं और परस्पर अर्थात एक दूसरे के कार्य के रूप में वर्णित करती हैं या एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, अन्योन्य क्रिया कहलाती है। इन तीनों चित्रों में आप देख रहे हैं कि कौन किसको ढकेल रहा है या कौन किसको खींच रहा है। चित्र एक जो तीन परिस्थितियां दर्शा रहा है जिनमें संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन किसे खींच रहा है और धक्का दे रहा है? चित्र पहला देखिए, दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती प्रतीत होती हैं, जबकि चित्र दूसरा देखिए में दोनों लड़कियां का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। इसी प्रकार से तीसरे चित्र में गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं। यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियाँ
एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। क्या यह बात आदमी तथा गाय में भी लागू हो रही है? हाँ, हो रही है। इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। बलों की खोजबीन। आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न करें। क्रियाकलाप हम करते हैं। ये क्रियाकलाप आपने अपने घर में हमेशा किया है। आपके घर में जब दिवाली की सफाई होती है या कोई साफ सफाई का कार्य होता है तो आपने ये क्रियाकलाप को किया है। कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए जिसे आप जोर से ढकेलने पर ही गति में ला सकें। इसे अकेले ढकेलने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इसे खिसका पाते हैं? अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में ढकेलने में आपकी सहायता करे जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। क्या आप इसको खिसकाना आसान है या आप इसको खिसका सकते हैं? हाँ, बिल्कुल खिसका सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने और आपके मित्र ने एक ही दिशा में बल लगाया। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं जिसके कारण बक्सा आगे खिसक गया। अब उसी वस्तु को फिर से ढकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा में ढकेले जैसा कि आप दूसरे चित्र में देख रहे हैं। कौन से चित्र में? बी चित्र में। क्या वस्तु गतिमान होती है? यदि यह गति में आती है तो इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? आपको ये चीज़ नोट करनी है। चलिए अब इसको भी समझते हैं। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। यानी यहाँ पे आपका मित्र और आप जब विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं तो जो ज़्यादा अधिक बल लगाएगा उसकी तरफ से संदूक खिसकेगा। इस खेल से आप सभी परिचित होंगे। रस्सा कशी। इस खेल में दो टोलियां एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती हैं। दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता। ये क्या होता है? यानी दोनों तरफ से जो जोड़ लग रहा है वो बराबर का लग रहा है, अर्थात बल जो है एक सा लग रहा है, इसलिए रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता और जो टीम ज़्यादा बल लगा लेती है वही विजय प्राप्त करती है। इस खेल को आप सभी ने खेला है और अनुभव भी किया है। इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए, यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल सकता है या बदल जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। अब हम ये जानेंगे कि जो बल है जब हम किसी वस्तु पर लगाते हैं तो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसको जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। रबर की एक गेंद लीजिए तथा इसे किसी समतल सतह जैसे मेज पर या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्या गेंद की गति में आ जाती है? तो हाँ, गेंद गति में आ जाती है। गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है? यह बढ़ती है या घटती है? आपने जब और धक्का दिया तो आपने क्या महसूस किया कि इसकी चाल में परिवर्तन होता है, इसकी चाल और बढ़ जाती है।
अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे, हथेली को हटा लीजिए। क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? आपने क्या महसूस किया कि हथेली पर कोई बल लग रहा है? गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अब आप ये भी देखिए कि गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या वह बढ़ती है या घटती है? तो गेंद की चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक लें तो क्या होगा? तो हम महसूस करेंगे कि यदि गतिशील गेंद को हथेली पर रोक लें तो गेंद रुक जाएगी और इसकी गति क्या हो जाएगी? शून्य होगी। इस क्रियाकलाप को बहुत आसानी से आप घर पर कर सकते हैं। आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, अतः उसकी चाल कैसी थी? शून्य थी। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की और जैसे ही उसमें किक किया गया तो वो गोल की तरफ गेंद बढ़ने लगी। मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है। इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बच सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल कैसी हो जाएगी? शून्य हो जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि यदि वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। इस चित्र को देखिए। बच्चों को एक दूसरे से रबर के टायर या किसी घेरे को ढकेलकर तेज चलाने की होड़ लगाते देखा है। आपने भी ऐसी होड़ लगाई होगी। अब आपको समझ में आया होगा कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है। जब चलते हुए टायर में उसकी गति की दिशा में बल लगाया जाता है तो टायर की चाल बढ़ जाती है। पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है? तो इसका उत्तर होगा कि नहीं। बल लगाने से वस्तु की केवल चाल ही परिवर्तित नहीं होती, गतिशील वस्तु की दिशा भी बदल सकती है। इसको जानने के लिए हम फिर से एक क्रियाकलाप देखते हैं। एक गेंद लीजिए तथा इसे क्रियाकलाप 11.3 की भांति किसी समतल सतह पर रखिए। गेंद को धक्का देकर चलाइए। अब आपने धक्का देकर चलाया जैसा कि चित्र में देख रहा है। अब चित्र बी के अनुसार इसके रास्ते में एक पैमाना रखिए। ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे। क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती रहती है? नहीं। पैमाने से टकराने के बाद गेंद उसी दिशा में गति नहीं करेगी, उसकी गति की दिशा बदल जाएगी। वह उस दिशा में गति करेगी जिस दिशा से वह आ रही है। इस क्रियाकलाप को दोहराइए तथा प्रत्येक बार पैमाने को इस प्रकार रखिए कि गतिशील गेंद के पथ से पहले से भी भिन्न कोण बनाएं। प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा के बारे में अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। इस स्थिति में आप देखेंगे कि गेंद जो है रुकेगी नहीं, लेकिन गतिशील गेंद की दिशा एवं चाल बदल जाएगी। वह धीमी चाल से गति करेगी। अब कुछ और उदाहरणों पर विचार करते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्रायः विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेलकर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं।
कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? आपने देखा है कि इन उदाहरणों में भी गतिशील गेंद की चाल तथा दिशा बदल जाती है। किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब इस पाठ को हम यहीं विराम देते हैं और इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले पाठ में, जिसमें है बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है कि नहीं, फिर बल के प्रकार, दाब, इन सभी को हम अगले भाग में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।